नमस्कार। आज हम सामग्रियों के एक बहुत ही दिलचस्प गुण को समझने जा रहे हैं। उनके मुड़ने की क्षमता, जिसे कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। कभी सोचा है, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी या गाड़ी का बम्पर, ये बिना टूटे कुछ वजन या हल्की टक्कर कैसे सह लेते हैं? ये सब इसी गुण पर, मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से कुछ स्थापित मानकों पर आधारित है, जैसे कि ASTM D790 और ISO 178। ये वो स्टैंडर्ड है जो बताते हैं कि भाई इस क्षमता को सही तरीके से मापा कैसे जाए। तो आज हम खास तौर पर यही देखेंगे कि ये टेस्ट असल में होता कैसे है और कौन सी बातें हैं जो नतीजों पर असर डालती हैं। क्यों ये इतना ज़रूरी है समझना। बढ़िया। तो फिर चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले, ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वो ताकत है जिससे वो अपने ऊपर लगने वाले झुकाने वाले बल को सह सके बिना टूटे। मतलब जब कोई चीज मुड़ती है ना, तो उसकी एक सतह पर खिंचाव आता है, टेंशन, और दूसरे अंदर वाली सतह पर दबाव पड़ता है, कंप्रेशन। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इन दोनों को झेलने की क्षमता है और इसे हम मापते हैं kg/cm² में। मतलब एक छोटे से एरिया पर कितना वजन। अच्छा, खिंचाव और दबाव दोनों। और इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है, फ्लेक्सुरल मॉड्यूलस। वो क्या है? हाँ, वो भी जरूरी है। फ्लेक्सुरल मॉड्यूलस एक तरह से मटेरियल की अकड़ या कह सकते हैं जिद बताता है। मतलब वो झुकने का कितना प्रतिरोध करता है, कितना स्टिफ है। जिसका मॉड्यूलस ज्यादा होगा वो उतना ही सख्त होगा, आसानी से मुड़ेगा नहीं। ये असल में स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात है, लगाए गए बल और उससे हुए झुकाव का। इसकी इकाई भी kg/cm² ही है। तो स्ट्रेंथ हुई कि टूटने से पहले कितना बाहर सहेगा, और मॉड्यूलस हुआ कि कितनी मुश्किल से मुड़ेगा। समझ गया। स्ट्रेंथ मतलब कितना भार, और मॉड्यूलस मतलब कितनी अकड़। तो अब सवाल ये कि लैब में से टेस्ट कैसे करते? क्या कोई वो स्टैंडर्ड तरीका है? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया, ASTM और ISO जैसे मानक हैं जो तरीके बताते हैं। आमतौर पर एक मानक आकार का सैंपल लिया जाता है, करीब करीब समझ लीजिए 127 मिलीमीटर लंबा, 12.7 मिलीमीटर चौड़ा और 3 मिलीमीटर मोटा। ये स्टैंडर्ड साइज इसलिए ज़रूरी है ताकि अलग अलग लैब में हुए टेस्ट के नतीजों की हम तुलना कर सकें, है ना? हाँ, ये तो जरूरी है। तो इसमें सबसे आम तरीका है 3 पॉइंट बेंडिंग। बहुत सीधा सा है। सैंपल को दो किनारों पर सपोर्ट देते हैं, जैसे एक छोटा सा पुल हो, और ठीक बीच में ऊपर से एक पॉइंट पर वजन डालते हैं। तो सारा जोर, जो सबसे ज्यादा तनाव है, वो ठीक उसी बीच वाले पॉइंट के नीचे आता है। अच्छा, ये हुआ 3 पॉइंट। और वो दूसरा तरीका 4 पॉइंट बेंडिंग, वो अलग कैसे है? हाँ, 4 पॉइंट बेंडिंग में भी सैंपल को दो किनारों पर ही टिकाते हैं, लेकिन वजन बीच में एक पॉइंट पर नहीं डालते, बल्कि दो अलग अलग पॉइंट्स पर डालते हैं जो किनारों से बराबर दूरी पर होते हैं। ये तरीका तब ज्यादा काम आता है जब मटेरियल मान लीजिए 3 पॉइंट में ठीक बीच से नहीं टूटता, या फिर हमें मटेरियल के एक बड़े हिस्से पर एक जैसा तनाव डालकर देखना हो। इसमें जो अधिकतम तनाव है वो उन दोनों वजन डालने वाले पॉइंट्स के बीच के पूरे एरिया में फैलता है। दिलचस्प। तो इसमें फिर काफी कैलकुलेशन भी होती होंगी। मतलब ये नंबर्स डिजाइन में कैसे काम आते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ बेसिक गणनाएं होती हैं, जैसे मशीन कितनी तेजी से सैंपल को झुका रही है, वो रेट R, सैंपल कितना झुका यानी डिफ्लेक्शन D, और सबसे जरूरी मटेरियल के अंदर अधिकतम तनाव कितना पैदा हुआ S। ये सब सूत्र फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इन आंकड़ों से ही इंजीनियर अंदाजा लगाते हैं कि असल दुनिया में वो पार्ट कितना लोड और कितना झुकाव झेल पाएगा। और टेस्ट तब रुकता है जब या तो सैंपल टूट जाए या फिर वो एक तय सीमा तक, जैसे 5% तक खिंच जाए या मुड़ जाए। ये तो काफी हद तक टेस्ट की सेटिंग्स पर निर्भर करता लगता है। क्या और भी चीजें हैं जो नतीजों पर असर डाल सकती हैं? ये सोचकर ही लग रहा है कि कितनी सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती होंगी। हाँ, बिल्कुल। कई चीजें हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सैंपल बना कैसे है। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग से बने सैंपल, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियां बनती हैं, उनकी फ्लेक्सुरल वैल्यू
अक्सर कंप्रेशन मोल्डिंग से बने सैंपल से ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल्डिंग के दौरान मटेरियल के मॉलिक्यूल्स एक खास दिशा में अलाइन हो जाते हैं, जो उसे ज्यादा ताकत दे सकता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और तापमान, उसका क्या असर होता है? तापमान का तो बहुत सीधा असर है। आप देखिए, गर्मियों में प्लास्टिक की चीजें थोड़ी नरम क्यों लगती हैं? वही बात है, तापमान बढ़ने पर फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ और मॉड्यूलस दोनों ही कम हो जाते हैं। मटेरियल ज्यादा लचीला या कहिए नरम पड़ जाता है। सही बात है। और हाँ, टेस्ट की बाकी स्थितियां भी बहुत मायने रखती हैं। टेस्ट कितनी तेजी से किया जा रहा है, जिसे स्ट्रेन रेट कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि ज्यादा तेजी से झुकाने पर मटेरियल ज्यादा सख्त लगता है, यानी उसका मॉड्यूलस बढ़ जाता है। सैंपल की मोटाई कितनी है, अगर सपोर्ट के बीच की दूरी, जिसे स्पैन कहते हैं, वो फिक्स रखें तो मोटा सैंपल ज्यादा मजबूत निकलेगा। और वो स्पैन खुद कितना है, ये सब चीजें नतीजों को बदल सकती हैं। इसीलिए वो मानक तरीके इतने जरूरी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने समझा कि फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ यानी मुड़ने की ताकत क्या है और मॉड्यूलस यानी अकड़ क्या है। इसे 3 पॉइंट और 4 पॉइंट तरीकों से कैसे मापा जाता है, और ये भी कि सैंपल कैसे बना है, तापमान क्या है और टेस्ट की स्पीड क्या है, ये सब बातें नतीजों पर काफी असर डाल सकती हैं। ये वाकई किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते वक्त बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है, जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जब हम ये जानते हैं कि टेस्ट की स्थितियां जैसे स्पीड या तापमान नतीजों को इतना बदल सकती हैं, तो क्या हम वाकई में अलग अलग लैब में या अलग अलग समय पर किए गए टेस्ट के नतीजों की सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि दोनों ने ASTM D790 फॉलो किया? ये सिर्फ मानकीकरण का सवाल नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि जो नंबर हमें लैब में मिल रहे हैं, वो असल दुनिया में उस मटेरियल के व्यवहार को कितना सही बताते हैं। इस पर सोचना जरूरी